गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नाइन्थ में आपको याद होगा, नाइन्थ में हिस्ट्री का पहला लेसन था फ्रांसीसी क्रांति। ये यूरोप में राष्ट्रवाद उसी लेसन से आगे, ये कह सकते हैं, जहाँ पर स्टोरी उस लेसन में ख़त्म हुई थी उससे ही आगे इसमें स्टोरी स्टार्ट है, बल्कि थोड़ा सा उसको भी रिमाइंड कम शब्दों में किया गया है। यानी फ्रांस की क्रांति विस्तार से थी नौवीं में, इसमें शुरुआत वहीं से होती है। थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति को जिक्र है। राष्ट्रवाद क्या होता है? नौवीं में क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो कल करेंगे उन चीज़ों पर बात। राष्ट्रवाद में और क्रांति में कोई अंतर नहीं है, या कितना अंतर है। आज हम उस नौवीं के लेसन को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं शॉर्ट में, कि फ्रांस में क्रांति हुई क्यों थी, क्या हुआ था। क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय इस लेसन का नाम है, उस राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से ही हुई थी। उदय वहीं से हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद फिर अन्य जो है यूरोप के देशों में, जर्मनी में, इटली में, रूस में क्रांति फैली। तो उन सब की कहानी है आगे इसमें। तो पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन था। बूर्बो राजवंश के जो थे राजा थे लुई 16वां, उनका क्रांति के समय शासन था। क्रांति क्यों हुई थी? फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी बदहाल हो चुकी थी। राजा अपने ऐशोआराम पर, महल पर, अपने राजसी ठाट बाट पर ज़्यादा खर्च कर रहा था, जनता की तरफ कम ध्यान दे रहा था। जनता पर, देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और जनता पर कर बढ़ते जा रहे थे। ऊपर से राजा जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश, जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उनको आज़ाद करवाने के लिए उसने उनका साथ भी दिया, ने लड़ाई में भाग लिया, तो कर्ज और बढ़ गया। 12 अरब लीरे कर्ज था। टैक्स भी समाज का एक ही वर्ग पर, जो गरीब भी था, 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। पहला वर्ग में ईसाई पादरी थे जो काफ़ी अमीर था, दूसरा वर्ग भी अमीर था। जो बड़ा किसान वर्ग, आम आदमी का वर्ग था, तीसरा, उस पर कर थे। 2 तरह के कर थे, टाइद और टाइल। टाइद जो उसको था, चर्च को कर्ज देना पड़ता था, और टाइल राजा को। दोनों प्रकार का कर वो गरीब जनता उठा नहीं पा रही थी। वहाँ पर पाव रोटी खरीद कर लोग खाते हैं, भोजन है उनका। तो पाव रोटी की कीमत दिनों दिन बढ़ रही थी, वो उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही थी। ये क्रांति का तात्कालिक कारण बना, मुख्य कारण बना। तो लोग सड़कों पर उतर आए, और छोटे छोटे और अनेक कारणों की लंबी बात नहीं करेंगे। यानी कि इन परिस्थितियों में 1789 में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई, और क्रांति का परिणाम ये रहा कि जो फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी कि राजतंत्र तो रहा, लेकिन राजा एज ए कार्यपालिका हो गया, विधान पालिका का गठन हो गया, और राजा की शक्तियाँ जो है, कानून निर्माण की शक्तियाँ, वो विधान पालिका के पास आ गई, और नया संविधान जो है उसका निर्माण किया गया। लेकिन ये व्यवस्था ज़्यादा लंबी चली नहीं। थोड़े थोड़े अंतराल तक 1789 की क्रांति से लेकर 1804 तक
15 सालों में कई व्यवस्थाएं चेंज होती रही फ्रांस में, और बीच में जो रोबेस्पियर का 2 साल का शासन भी आया, जो आतंक राज कहलाता है। संवैधानिक राजतंत्र से फिर फ्रांस गणतंत्र चला। फिर राजा ने दोबारा से कोशिश की पूर्ण राजतंत्र के लिए, जो है पड़ोसी देशों से हाथ मिलाने की कोशिश की, तो राजा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया, मार दिया गया। तो पूर्ण तरीके से लोकतंत्र हो गया। फिर 1804 में नेपोलियन आया। नेपोलियन ने एक अधिकारी था, ऑफिसर, सेना अधिकारी था, तो एक प्रकार से सैनिक तख्तापलट हो गया। नेपोलियन ने आसपास के देशों को जीतना शुरू कर दिया। तो 1815 में फिर वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें उन आसपास के सभी राजाओं ने मिलकर नेपोलियन का अंत कर दिया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, और यहाँ तक 9th में ये फ्रांस की क्रांति का लेसन था। और ये इतना आज मैंने बिना नोट्स के आपको इसलिए बताया कि ये 9th में आप कर चुके हैं। 10वीं में ठीक यहीं से 1815 से फ्रांस की कहानी स्टार्ट है। तो 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद आगे क्या हुआ फ्रांस में, वो स्टोरी कल करते हैं। वो आपके 10वीं का पार्ट है, नोट्स के साथ आगे करते हैं कल से। धन्यवाद।